Okay, now we are starting with the new subject that is a financial accounting. Okay, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास इस सेमेस्टर में मतलब सेमेस्टर 6 में हमारे पास कितने चैप्टर्स है टोटल? एक्चुअल देखा जाए तो 5 चैप्टर्स है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर अगर छोड़ेंगे तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स कितने अवेलेबल है? 4 प्रैक्टिकल चैप्टर्स वी हैव, बराबर ना? ओके, अब अगर 4 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमारे पास है तो 4 चैप्टर्स कौन कौन से पहले वो देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अ फाइनल अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मींस व्हाट? ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है उनका फाइनल अकाउंट हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने देखा था फाइनल अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट सेमेस्टर में, राइट ना? तो हर एक का अपना एक फॉर्मेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिक कंपनी का फाइनल अकाउंट का अपना फॉर्मेट है, एंड वो फॉर्मेट जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू द फाइनल अकाउंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो तुम लोगों ने सेमेस्टर 4 में सीखा था, याद आ रहा है? तो जो फाइनल अकाउंट सेमेस्टर 4 में कंपनीज का फाइनल अकाउंट है, सेम फॉर्मेट इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए भी यूज होगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जो सेकंड चैप्टर है उसमें क्या जाएगा? सेकंड चैप्टर में वी कैन से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना? बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दो टाइप आते हैं। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जहाँ पे शॉप होता है, एक छोटा सा बिजनेस है, वहां पे बिजनेस में गुड्स को सेल किया जा रहा है, बराबर ना? एंड छोटे छोटे बिजनेस के यूनिट्स है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है। एंड सेकेंड पार्ट उसी में आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। क्या बताया मैंने? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सबको पता है। अगर आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, राइट ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कि नहीं होता? हाउसिंग सोसाइटी, पर्टिकुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें हम लोगों को क्या रहेगा, मतलब इनकम में क्या होगा, एक्सपेंसेस में क्या होगा, दैट इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एंड एक छोटा सा बिजनेस है, कुछ लोग आके एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ट्रेड होता है। ट्रेड होना मतलब बाय होना, सेल होना, ये सब चीजें अवेलेबल है, एक्टिविटीज होती है, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इन दोनों का फाइनल अकाउंट हम लोग इसमें सीखेंगे, फाइनल अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पर दोनों का मेथड थोड़ा अलग है, फॉर्मेट सही है, सेम है, बट ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है कंपलसरी 15 मार्क के लिए। ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं आया, कंपलसरी होगा ही होगा, इवन दो भी आ सकते हैं ऑप्शंस के लिए, बट एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ठीक है? बट इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला कौन सा बताया मैंने? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओनली रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रिलेटेड टू द हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है ना? ये हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू आर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली होता है ना कि अगर मेरे पास एक्सेस कैश है, उस कैश को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो जब हम लोग फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो शेयर्स में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है। उन शेयर्स को हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, उन्हीं शेयर्स को हम लोग वापस से परचेस करते हैं। तो जब ये सेल परचेस करते रहते हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट भी होता है, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेशन करना। एंड एज वेल एज अगर हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, तो इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग अ रिटर्न। रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता? तो जो रिटर्न मिलता है ना, दैट इज नोन एज अ डिविडेंड। और अगर हम लोगों ने डिवेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, तो ऐसे टाइम पे जो रिटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज अ इंटरेस्ट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दो टाइप के सम्स आएंगे, बराबर है? तो वो दो टाइप के सम्स हम लोग देखेंगे, दैट इज ऑल्सो अगेन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के साथ तरह ही सम रहेगा, बस सम बहुत लेंथी है। इसका भी पेपर में कंपलसरी एक या तो दो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? और अगर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आया तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 7 मार्क के लिए भी आ सकता है, और अगर लेंथी क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा ही होगा। तो इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना। एंड लास्ट वन आता है म्यूचुअल फंड, विच इज अ वेरी सिमिलर टू द लास्ट सेमेस्टर्स चैप्टर। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न है म्यूचुअल फंड का, ऐसे बोला तो चलेगा। ओके, तो जो म्यूचुअल फंड लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने किया ना, सेम क्वेश्चन अभी भी हम लोग करेंगे। तो दिस इज द 4 चैप्टर्स वी आर हैविंग इन द एफए। क्लियर हो गया? एफए में 4 चैप्टर कौन कौन से रहेंगे? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फाइनल अकाउंट मतलब आपके माइंड में क्या आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट? क्या सोचते हो नॉर्मली फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर किया जाता है? बोलो बोलो। यस, बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ या ना? हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट अगर जरूरत रहेगा तो सिमिलरली अगर आज हम लोग स्टार्ट करें फाइनल अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट मींस अब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें का फाइनल अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कौन सा शुरू करेंगे? हाउसिंग सोसाइटी, बराबर ना? आप जहाँ पे रहते हो वहां पे अगर बिल्डिंग में रहते हो तो उनका एक सोसाइटी होता है, हाउसिंग सोसाइटी होता है, होता है कि नहीं? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं,
राइट वो जो कंट्रीब्यूशन आप पे करते हो दैट इज मेंबर्स कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है। मेंटेनेंस बोलते हैं, आप मेंटेनेंस के लिए आप पैसे दे रहे हो और उसी पैसे से हमारी पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस निकल जाता है, बराबर ना। तो इसका फाइनल अकाउंट किस तरह से बनेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इन दिस वी हैव टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज व्हाट? बैलेंस शीट। बिकॉज यहाँ पे बिजनेस में ट्रेड नहीं हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज नहीं होती है क्या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी? नो। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो मेंबर से पैसे लेती है, कंट्रीब्यूशन लेती है बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, और वही पैसा जो कंट्रीब्यूशन में लिया हुआ फंड्स है उसी पैसे को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एंड एट द एंड देखा जाता है कि कंट्रीब्यूशन करने के बाद कितने पैसे मेंबर से मिले, जो मेंबर से पैसा मिला, फंड्स मिला, उसमें से हम लोगों ने किस तरह से उसको यूज किया, ये सब चीजें फाइनली हम लोग मेंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज अ फाइनल अकाउंट। ओके, तो आज का जो चैप्टर है, कंसेप्ट है, दैट इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फाइनल अकाउंट। इन दिस वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है आप लोगों को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज व्हाट? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इतना तो माइंड में क्लियर है, ठीक है। अब व्हेन यू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यू नो इट वेरी वेल, योर फॉर्मेट सबको अच्छी तरह से पता है। ये हमारा विच अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, दिस वन इज अ डेबिट साइड, दिस वन इज अ विच साइड बोलो? क्रेडिट साइड, सही है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज अ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज अ क्रेडिट। यस, ध्यान दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट बोलो? नॉमिनल अकाउंट। Okay, income and expenditure account is a nominal account. What is the rule of the nominal account बोलो? Debit all. Golden rules याद है? नहीं याद है, मैं बता रही हूँ, और अभी के अभी वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। वो याद नहीं है मतलब आपको अकाउंट्स नहीं आता, ठीक है। We are having a 3 accounts. First one is a nominal account, then what? Personal account, and then what? रियल अकाउंट, सही है। नॉमिनल का रूल क्या है देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी हम लोग बोलेंगे नॉमिनल है मतलब आपको सोचना है कि वो एक्सपेंस है कि वो इनकम है। अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। दिस इज द रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट, यस और नो। नेक्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोलो? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द व्हाट? गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पर्सन रिसीवर है, लेने वाला है वो डेबिट, और जो देने वाला है वो क्रेडिट। यहां तक समझा। एंड नेक्स्ट वन इज अ रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन है गोज आउट वाला? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कम्स इन है वो डेबिट, और जो गोज आउट है वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। वैसे भी ये रूल्स आपको एफए में इस टाइम पे यूज नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं पे भी जर्नल एंट्रीज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ व्हिच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, डेबिट में जाएंगे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में जाएंगे सारे इनकम्स एज वेल एज गेन। मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कंसेप्ट में जो जो इनकम है वो ऑल रिकॉर्डेड थिंग्स आर क्रेडिटेड, एंड जो जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, लॉसेस तो ज्यादा नहीं होगी, जितने भी एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्डेड टू द व्हाट? डेबिट। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स है, हाउसिंग सोसाइटी में हाउसिंग के मेंबर्स होते हैं, बराबर ना। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब आप जो रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट्स है, उनको मेंबर बोला जाता है। उनसे मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लिया जाएगा, दैट इज अ इनकम फॉर द सोसाइटी, तो वह कहाँ जाएगा? क्रेडिट। दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स, वो कहाँ जाएगा बोलो? क्रेडिट। एंड उनके अगेंस्ट में जब सोसाइटी कॉमन लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, या तो और कोई वहां पे स्वीपर रखा होता है ना, कॉमन स्वीपर है जो साफ सफाई कर रहा है, उसको सैलरी दिया जाता है, तो ऑल दैट आर द एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी, एंड दैट इज रिकॉर्डेड टू द व्हाट? डेबिट। क्लियर हो गया? व्हाट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ओके, तो एंड में हम लोग क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्लोज्ड, क्लोजिंग का रूल सबको पता है, मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड, हाँ या ना। टोटल करेंगे। इफ योर क्रेडिट साइड इज हायर, विच साइड इज हायर? क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर कम्स टू द विच साइड? डेबिट साइड। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? सरप्लस। इसको क्या बोला जाता है? सरप्लस, नॉट अ नेट प्रॉफिट। क्या लिखा जाएगा? सरप्लस। ये पॉइंट समझ में आया? एंड ऑब्वियसली ये जो सरप्लस है वो इफेक्ट देखा जाए तो एड इन व्हाट? कैपिटल। कैपिटल में जाके ऐड होगा, सही है ना। वही इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस मींस व्हिच साइड इज हायर? डेबिट साइड इज हायर, then ultimately balancing figure comes to the credit side.
अब ये सोचो अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो डेबिट साइड ज्यादा है मतलब, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा है, तो लॉसेस ज्यादा है तो यहाँ पे लॉस मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो मतलब बिजनेस में लॉस है, उसको बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोला जाता है, डेफिसिट। आप लोगों ने एनपीओ में सीखा था 12th में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे, तो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया तो सरप्लस, और अगर क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे उसको, डेफिसिट। आई होप नो डाउट इन दिस, क्लियर हो गया व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी इनकम्स है रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट एंड जितने भी एक्सपेंसेस है रिकॉर्डेड टू द डेबिट, इनफ। यहाँ तक क्लियर है, ओके। बट व्हेन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट हैविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो बैलेंस शीट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वही स्पेसिफिक फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो, इतना याद रखना, ठीक है ना, ओके। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एफडी, एफडी में पैसे सेविंग करके रखे तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड होता है, ओके। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में हम लोग एंट्रांस फीस, ट्रांसफर फीस, इंटरेस्ट ऑन एफडी सब कुछ ऐड करके फिर बैलेंसिंग अमाउंट बाहर आएगा, टोटल अमाउंट बाहर आएगा आउटर में। फिर सिंकिंग फंड, ओपनिंग का मतलब द अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज नोन एज अ ओपनिंग। तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट मतलब ओपनिंग अमाउंट है, और अगर ड्यूरिंग द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं बोला है कि ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड में ऐड करेंगे। तो एडिशन मतलब देखो सिंपल बात है, अगर एडजस्टमेंट में बोला है 500 ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, इसका मतलब क्या, ऐड इन सिंकिंग फंड ना, तो जो फंड्स हम लोग उस रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे सिंकिंग फंड में। और अगर समझो सिंकिंग फंड का एफडी बना के, मतलब सिंकिंग फंड में जो पैसे अवेलेबल है उसका हम लोगों ने एफडी बना के रखा है, एफडी का मतलब सबको क्लियर है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें पैसे है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो ऐड इन द सिंकिंग फंड, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है रिपेयर फंड। रिपेयर फंड अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये रिपेयर फंड ये सब फंड्स होते क्या है ना, कि बिल्डिंग मतलब सोसाइटी जो भी है वो हाउसिंग सोसाइटी पर्टिकुलर पर्पज के लिए फंड निकाल के रखती है। अब मुझे बताओ अगर बिल्डिंग का रिपेयर करना है तो हम लोगों को करोड़ में पैसा लगेगा, एट अ टाइम ला सकते हो क्या, तो कंपनी बोल रही है, हाउसिंग सोसाइटीज क्या करती है ना, ईच एंड एवरी ईयर थोड़े थोड़े पैसे उसमें ट्रांसफर करके रखती है, तो एट अ टाइम जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम, कलरिंग का काम करना होगा तो इसमें से पैसे यूज किए जाएंगे, तो दीज आर द रिजर्व, दीज आर द सेविंग्स, बराबर ना। तो पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोगों ने सेविंग करके रखा है, तो रिपेयर फंड ऑलरेडी का जो क्वेश्चन में दिया है वो, और अगर एडजस्टमेंट में बोला रहेगा ट्रांसफर टू रिपेयर फंड तो एड इन रिपेयर फंड, यस और नो। कभी कभी ये भी हो सकता है ट्रांसफर फ्रॉम रिपेयर फंड, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, गया, रिपेयर फंड से यूज हो रहा है, तो जो फंड यूज होते हैं वो क्या करने चाहिए, माइनस। रिपेयर फंड में ट्रांसफर कर रहे हो मतलब ऐड, एंड रिपेयर फंड में से ट्रांसफर कर रहे हो, रिपेयर फंड में से पैसा कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है तो रिपेयर फंड में से माइनस, क्लियर है। तो एड इन रिपेयर फंड भी हो सकता है, लेस फ्रॉम रिपेयर फंड भी हो सकता है, और रिपेयर फंड में जो पैसा है उसको ऐसे ही नहीं रखती कंपनी, उसको मतलब हाउसिंग सोसाइटीज क्या करती है, उसको एफडी बना देती है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, तो इंटरेस्ट मिला तभी भी वो क्या करेंगे, ओके। देन सिमिलर टू द अदर फंड, अदर कोई भी फंड रहेगा तो वही लॉजिक है, एंड मेंबर कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग, खत्म। तो ये दीज आर द रिजर्व। नेक्स्ट स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड के लिए डायरेक्टली हेडिंग रहेगा, वो उसका हेडिंग यहाँ जाएगा। सिक्योर लोन में देखो क्या क्या है, डिबेंचर्स है, लोन्स है, ओवरड्राफ्ट है, कैश, क्रेडिट फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन इज जस्ट अ हेडिंग, ओके। देन नेक्स्ट वन क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन, ओके। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या, अगेन अनसिक्योर्ड लोन मींस यू सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आपको पता है अच्छी तरह से, जो लॉन्ग टर्म है जिसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखा है उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म नहीं है शॉर्ट टर्म है उसको क्या बोला जाता है, अनसिक्योर्ड बोला जाता है, सही है ना, ओके। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें आता है लोन, कैश, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेंट्रल बैंक फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब आपने लोन लिया जो अनसिक्योर्ड है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, दैट इज अनसिक्योर्ड। उसके बस हेडिंग्स आपको याद रखने। फिर आते हैं डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का मतलब क्या, हम लोगों ने पैसे डिपॉजिट्स में रखे, वो हमारा लाइबिलिटी हो सकता है, क्या क्या डिपॉजिट्स में देखो, एफडी दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, as well as recurring deposit, thrift and saving deposit, current deposit, deposit at call, other deposit, credit balance and cash credit, overdraft account, security deposit with the members, electricity and water deposit, so these are all deposit। यहाँ पे बिल्डिंग के लिए मतलब सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि जो पैसा इस पर्पज के लिए रखा है ना, तो जब भी आपको यूज करें तो इसमें से पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ये लाइबिलिटीज है, क्लियर हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में आता है करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है, परचेसेस है, यस और नो। उसी के साथ क्या अवेलेबल है, सॉरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स फॉर परचेस है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है, देन एडवांस फ्रॉम मेंबर्स है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, देन
प्रॉपर्टी टैक्स रिफंड पेएबल टू द मेंबर्स, ये वर्डिंग्स आपको याद रखना है। अगर आपने एडवांसेस मेंबर से एडवांस लिया तो दैट इज अ लाइबिलिटी, मेंबर को एडवांस दिया वो एसेट्स हो सकता है, बट एडवांस ले रहे तो क्या है हमारे लिए लाइबिलिटी है, दैट इज रिकॉर्डेड टू द करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। देन अनपेड डिविडेंड लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पता है तुम लोगों को? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मीन्स व्हाट? बट नॉट पेड, क्या होता है इसका मतलब? एक सिंपल एग्जांपल बता दीजिए। फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग इंटरेस्ट सेमेस्टरली, सेमेस्टर मतलब क्या? 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ लो एक इंटरेस्ट का डेट था 38 जून और एक है 31 दिसंबर, मतलब हम लोगों को पूरे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है जहां पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए, एफडी हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, ओके। तो अब ये जब ये पीरियड कौन सा हो गया? 1 जैन टू 38 जून, बराबर ना? तो ये जो 6 मंथ्स है ना उसका इंटरेस्ट हम लोगों को मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। तो 6 मंथ्स खत्म हो चुके हैं और अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिला, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। समझा आपको? हाँ या ना? उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब देखो समझ लो, फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 4 मंथ निकल गए हैं, ओके। तो ये 4 मंथ का इंटरेस्ट अभी मिलेगा क्या? नहीं, 4 मंथ का नहीं मिलने वाला। हम लोगों का लॉजिक क्या है? वी आर गेटिंग इंटरेस्ट डायरेक्टली आफ्टर 6 मंथ्स। तो इसको बोला जाता है कि अभी अप्रैल चालू है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 4 मंथ का इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब जनरेट तो हो चुका है बट अभी तक ड्यू हुआ है क्या? ड्यू मतलब उसके डेट के बाद वो ड्यू होता है, तो एक्चुअल डेट क्या उसका? 38 जून है, तो 38 जून के दिन वो ड्यू हो जाएगा कि हाँ अभी देना है, बराबर है। तो ये जो इंटरेस्ट है 38 जून के पहले का इंटरेस्ट कि जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आया उसको बोला जाता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, राइट। और 38 जून खत्म हो गया, नाउ वी कैन से दैट इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। जनरेट भी हुआ, ड्यू भी हो चुका है क्योंकि 30 जून के बाद है, बट अभी तक मिला नहीं है, तो मिलने वाला है ना, या तो देने का है, देने का है तो लाइबिलिटी, मिलने वाला है तो एसेट से। समझ में आया? ओके। उसके बाद अदर लाइबिलिटी जो भी है वो हाँ लिखेंगे। एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस ऑफ द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का जो अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ लिखा जाता है, एंड करंट ईयर का सरप्लस इसमें ऐड होता है, नॉट ऐड इन कैपिटल, वो कैपिटल में ऐड नहीं होता, यहाँ ऐड होता है। क्लियर हो गया? प्रॉफिट रहेगा तो ऐड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। ये समझ में आया? तो योर लाइबिलिटी साइड इज ओवर। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कॉल डिपॉजिट, जो मतलब जो भी जिस भी तरह का कैश आपने रखा है वो सब कुछ यहाँ होगा। देन इन्वेस्टमेंट, जहां जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अदर ट्रस्टी है, नॉन ट्रस्टी अकाउंट है, शेयर्स ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, शेयर ऑफ एमडीसी कोऑपरेटिव बैंक है, एमडीएससी फेडरेशन है, शेयर्स ऑफ द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे, फिक्स डिपॉजिट सिंकिंग फंड में पैसे रखे, फिक्स डिपॉजिट रिपेयर फंड में पैसे रखे, फिक्स डिपॉजिट मेजर रिपेयर फंड में पैसे रखे। तो यहाँ जहां पे भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट है, सब एफडी में इन्वेस्टमेंट में जाएगा। क्लियर है? ओके। आफ्टर दैट स्टाफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ऑन स्टाफ प्रोविडेंट फंड, एडवांसेस अगेंस्ट द स्टाफ एंड प्रोविडेंट फंड। तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड में क्या क्या आता है? आपने स्टाफ, अच्छा पता है आपको प्रोविडेंट फंड इज व्हाट? पता है सब लोगों को? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जहां पे भी कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, मतलब जॉब के सिचुएशन में बोल रही हूँ, मतलब समझ लो हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, राइट ना, तो उनको पीएफ फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। तो इतना समझ लो देयर इज अ टू पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स व्हाट? लेबर, जो काम कर रहा है वो पर्सन, एंड एम्प्लॉयर मतलब बॉस। इतना तो क्लियर है? ओके। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जाता है उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा रहेगा। अभी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो गया तो वैसे ही नहीं रखे जाते, उसको इन्वेस्ट किया जाता है और इंटरेस्ट मिलता है। ओके। तो ये जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हो वो यहाँ आता है, उसके ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट भी यहाँ आता है, एंड बाद में ये सब उठा के एम्प्लॉय को पेड किया जाता है, तो वो लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? ओके। तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आएगा। एडवांसेस अगेंस्ट द स्टाफ मतलब क्या? आपने स्टाफ को एडवांस पैसा दिया, एडवांस दिया तो हमारा एसेट से कि नहीं है? आपने एडवांस दिया ना, तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट से। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रोविडेंट फंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्टाफ प्रोविडेंट फंड। देन लोन एंड एडवांसेस। लोन एडवांसेस में हम लोग क्या करें? किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को एडवांसेस दे रहे हैं, यस और नो? क्योंकि एसेट से लोन लिया, एडवांसेस लिया तो लाइबिलिटी। किसी को लोन दिया, अगर मैंने आपको पैसे दिए, लोन ले लो, चलो 1 लाख का लोन लो, मुझे बाद में रिटर्न देना। मैंने लोन लिया मतलब इंटरेस्ट लूंगी, एडवांस में पैसा दिया, ये 1 लाख का रखो अपने पास, बाद में दे देना, तो इसको क्या बोला जाएगा? एडवांस बोला जाएगा, राइट है ना? यस और नो? मैम ऊपर के फ्लोर पे बैठना, वहीं पे लेक्चर लेना आज।
समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? ओके, तो जब भी हम लोग लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, तो दैट इज आवर एसेट्स, तो ये यहाँ जाएगा। लोन एडवांसेस में क्या आता है देखो, लोन्स है, ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, स्टाफ एडवांसेस है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड इज ऑल्सो एडवांसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ आएगा। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब पता है आप लोगों को, गुड्स आर सोल्ड समथिंग, ओके। तो क्रेडिट सेल्स है कुछ, एडवांसेस है, एडवांसेस टू स्टाफ, रिसीवेबल फ्रॉम फ्रॉम बिल्डर, ड्यू फ्रॉम मेंबर, मेंबर से पैसा मिलने वाला है, प्रॉपर्टी टैक्स रिफंड ड्यू फ्रॉम बीएमसी, बीएमसी से पैसा मिलने वाला है, तो ये सब कुछ यहाँ पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर आता है करंट एसेट्स, यू नो इट वेरी वेल। करंट एसेट्स में क्या क्या है देखो, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, लूज टूल, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, यस और नो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, रेलवे स्लाइडिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ओके। एंड देन लेस, उसमें कोई डेप्रिसिएशन रहेगा तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। वाटर पंप है, बोरवेल्स है, डेप्रिसिएशन बोरवेल रहेगा तो माइनस होगा। फर्नीचर फिटिंग है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डेड स्टॉक है, लाइव स्टॉक है, व्हीकल्स है। तो ये रीड करने का रीजन क्या है कि जब आपको आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या कहाँ पे आता है, इसके लिए पूरा पॉइंट एंड पॉइंट रीड किया। आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सपेंसेस में गुडविल, देखो गुडविल यहाँ आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, then expenses on issue of share and debenture, deferred revenue expenditure and building renovation. अदर आइटम में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट एक्रूड 3 महीने हो चुके हैं, मतलब इंटरेस्ट जनरेट हो गया बट अभी तक ड्यू डेट नहीं आया, तो बट नॉट ड्यू, एसेट से मिलने वाला है। अदर आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपॉजिट रखा, वाटर के लिए डिपॉजिट रखा, ये सब यहाँ आता है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड व्हाट लॉसेस, क्या आएगा बोलो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब जो मैंने बोला था कि प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में, बट लॉसेस है तो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। और अगर यहाँ डेफिसिट हुआ तो इसमें आता है ऐड कर सकते हो, यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, दोनों राइट है, ठीक है। एंड करंट लॉसेस मतलब करंट ईयर के लॉसेस हो सकते हैं। एंड दिस इज द बैलेंस शीट। आई होप नो डाउट इन दिस। Okay, now we are starting with the question number 1 of cooperative housing society. Okay, the following from the following trial balance as on 31st March 2015, prepare a final account of the prescribed format as per the applicable legal provisions. Evershine Cooperative Housing Society Limited trial balance is already given. Cash in hand, कहाँ जाएगा बोलो, कैश इन हैंड, कैश, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश में, राइट ना, तो आप एसेट्स लिख सकते हो। देन कैश इन बैंक, कैश इन बैंक में जाएगा। ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स, ड्यूज फ्रॉम मेंबर का मतलब क्या होता है, मेंबर से पैसा मिलना बाकी है, ड्यूज फ्रॉम मेंबर, मेंबर से पैसा मिलना बाकी है। और एक पॉइंट याद रखो, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या देके रखा है, यहाँ ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस है कि नहीं है। ट्रायल बैलेंस को दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट। डेबिट में जो भी पॉइंट है ना वो एक्सपेंस हो गए या तो एसेट्स हो, क्या हो गए बोलो, एक्सपेंसेस या तो एसेट्स, उसके हिसाब से आपको सोचना है। एंड सेकंड थिंग, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा, इतना याद रखो। तो अभी देखो ये एसेट साइड वाला मतलब डेबिट वाला पॉइंट है, तो ये ड्यू फ्रॉम मेंबर, ये एक्सपेंस हो सकता है क्या, नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो ड्यू फ्रॉम मेंबर जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कहाँ जाने वाला है, सन्ड्री डेटर्स, लिखो वहां पे। देन वाटर पंप, वाटर पंप तो फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स। देन डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सोचो डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, डिपॉजिट फॉर वाटर है। नाउ लिसन ना, यहाँ पे दो साइड्स है, लाइबिलिटीज एज वेल एज एसेट्स। तो ये जो पॉइंट है ना वो डेबिट वाला पॉइंट है कि नहीं है, चेक करो। तो ये एसेट्स में जाना चाहिए, लाइबिलिटी में जाएगा क्या, नहीं। तो लाइबिलिटी में भी डिपॉजिट है, बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, डिपॉजिट को उठा के लाइबिलिटी वाले डिपॉजिट में लिखते नहीं, ये एसेट साइड वाला डिपॉजिट है, वो जाता है अदर एसेट्स में, कहा जाएगा, अदर एसेट्स में। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे यार ये पॉइंट, जो भी हमारे डिपॉजिट्स रहेंगे और वो डिपॉजिट्स अगर हम लोगों का मतलब डेबिट साइड में है तो वो जाना चाहिए अदर आइटम्स में या तो अदर एसेट्स में, ठीक है। आफ्टर दैट अदर एसेट्स का हेडिंग ना मिसलेनियस के बाद आएगा, मैं जगह बना के बाद में लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिपॉजिट फॉर वाटर सेम अदर एसेट्स। प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस तो कहाँ जाना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिखो डेबिट। वाटर चार्जेस डेबिट, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज आल्सो डेबिट, ओके। देन सब्सक्रिप्शन टू द इलेक्शन फंड, सब्सक्रिप्शन टू द इलेक्शन फंड भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, यस और नो, वो भी कहा जाएगा डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट, कन्वेंस एक्सपेंसेस डेबिट, सब्सक्रिप्शन फॉर द हाउसिंग फेडरेशन, हाउसिंग फेडरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, दिस इज आल्सो एक्सपेंसेस डेबिट। देन व्हाट, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस है डेबिट, सिक्योरिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है डेबिट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा, ओके। देन कम टू द क्रेडिट साइड, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर, मेंबर से पैसे मिल रहे हैं, दैट इज अ इनकम,
लिखो फिर इनकम मतलब क्रेडिट, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर फॉर सर्विस चार्जेस, अगेन इनकम है क्रेडिट, मेंबर्स डिपॉजिट, अब ये जो मेंबर्स डिपॉजिट है ये कहा जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले डिपॉजिट्स में जाएगा, यस और नो, मेंबर्स डिपॉजिट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन मतलब लाइबिलिटी, देन इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, ये इनकम्स है ना हम लोगों के, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ये क्रेडिट साइड में। सिंकिंग फंड बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंकिंग फंड इज अ लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंकिंग फंड जो ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व्स फंड अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो कहाँ जाना चाहिए बोलो, शेयर कैपिटल में जाना चाहिए, यस। उसके बाद नाउ कम टू द एडजस्टमेंट, ऑथराइज्ड कैपिटल 2000 शेयर ऑफ 50 ईच, ऑथराइज्ड कैपिटल रिकॉर्डेड टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल, यस और नो, कहाँ जाता है ये शेयर कैपिटल। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पंप इज 15%, हाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल ये इन्फॉर्मेशन है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का एक इफेक्ट जाता है, क्लियर हो गया। फिर आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट आपको पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस, yes or no, and second effect is what, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो प्लीज टिक टू द वाटर पंप, ऊपर जाके वाटर पंप को टिक करो, है ना वाटर पंप, उसको टिक किया। उसके बाद एक्सपेंसेस में एक इफेक्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एज एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन वाटर पंप, सेकंड इफेक्ट इज लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, देन okay, after that collection from members for the service charges includes entrance fees and contribution to sinking fund, इसका मतलब ऊपर जो मेंबर से कलेक्शन किया सर्विस चार्जेस में, उसमें दो अमाउंट बाय मिस्टेक इंक्लूड है, कौन कौन सा, एंट्रांस फीस का एंड एज वेल एज सिंकिंग फंड का, तो सबसे पहले ये उसमें इंक्लूड है वो बाय मिस्टेक है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो पहले यहाँ से माइनस, तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सर्विस, ऊपर जाके मेंबर ऑफ सर्विस चार्जेस को टिक करो, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सर्विस चार्जेस मिला, किया, उसको जाके टिक करो, पहला इफेक्ट हो गया, उसमें से माइनस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट, एंट्रांस फीस ऐड होता है स्टैट्यूटरी फंड में, कहाँ पे ऐड होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में ऐड होता है, तो एंट्रांस फीस को जाके स्टैट्यूटरी रिजर्व को टिक कर दो, राइट है। एंड सेकेंड इफेक्ट इज व्हाट, एंट्रांस फीस जब स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड हो जाएगा, एंड सेकेंड थिंग इज अ कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड है, तो 1440 इज ऐड इन अ सिंकिंग फंड, कहाँ पे ऐड होना चाहिए, सिंकिंग फंड में, इफेक्ट क्लियर हो गए। they clearly say that these 2 points are by mistake included in the service charges, that is a contribution from the member, उसमें include है, तो जो include है माइनस करो, बट इसका एक्चुअल इफेक्ट जो है उसमें जाके ऐड करना चाहिए, तो एंट्रांस फीस स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड होता है, सिंकिंग फंड में ऐड होता है, क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस, ओके गुड। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या दिया है बोलो, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, चलो कैश में लिखेंगे, बोलो कैश इन हैंड कितना है, 2990, 3995, then cash at bank how much, 90,144, next one प्लीज सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, ड्यूज फ्रॉम मेंबर कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर बोला था ना, हाँ ड्यूज फ्रॉम मेंबर 52,903 सही है, वाटर पंप इज अ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लिखो 4,030,113, नाउ लिसन है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उनको इनर में लिखेंगे, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको सीधा आउटर में लिखेंगे, राइट, वाटर पंप के ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए इनर में लिखा। नेक्स्ट वन अदर एसेट्स में जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर को रफ करके अदर एसेट्स बाद में लिखेंगे। चलो अदर एसेट्स में क्या आएगा, डिपॉजिट्स है ना, कितना एंड 380, नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपेंसेस में जाएगा हाँ या ना, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो कितना 10,346, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट कितने, नेक्स्ट ओनली 36, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना 3,425, नेक्स्ट
700 and next 570. next Subscription on housing federation 500. next Audit fees 1000. Security charges सब एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं, राइट? सिक्योरिटी चार्जेस 13,850. 50 नेक्स्ट Credit side. Collection from ओके इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम मेंबर, और ये कलेक्शन किसके लिए हो रहा है? प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस के लिए कलेक्शन करो, मतलब पैसा आ रहा है बट ये पर्पस के लिए। 37,056. नेक्स्ट Collection from members, service charges. Inner 5,140. 5140 Members deposit. इनर में लिखा तो जगह छोड़ा, राइट? मेंबर्स का डिपॉजिट कहाँ जाना चाहिए बोलो? Deposit. डिपॉजिट्स, हाँ कितना? 7,100. नेक्स्ट Interest on FD. इंटरेस्ट ऑन एफडी Income. इनकम है, यस जगह छोड़ के लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना? 3,070. 3070 नेक्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हाउ मच? 1000 हाँ नेक्स्ट वन खत्म ना? अच्छा सिंकिंग फंड क्या बोला है देखो, सिंकिंग फंड बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर दिला। ओके तो सिंकिंग फंड कहाँ लिखेंगे हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे, राइट? कितना अमाउंट है? 34,560. 30 इनर में लिख रही हूँ 34,560 नेक्स्ट वन Statutory reserve. इसके ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए जगह छोड़ रहे हैं, राइट ना? अभी देखो सिक्योर लोन को रफ करके मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि अभी तक इसके कोई हेडिंग्स नहीं है। हाँ अभी क्या आया? स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना? 38,470. 70 राइट है। नेक्स्ट वन Subscribe share capital. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में जाके ऊपर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, इसको हेडिंग ऐसे आता है एक्चुअली, इशूड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऐसे हेडिंग लिखा। बोलो कितना अमाउंट है इसमें? 3,000. यस 3000 60 शेयर्स ऑफ 50 ईच बोला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, दैट इज हाउ मच? 3000। क्या हुआ? ये सब्सक्राइब कैपिटल ये आएगा, ऑथराइज कैपिटल नहीं आता, तो ऑथराइज कैपिटल तो यहाँ है नहीं, नीचे दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ फिलहाल इनर में लिखा, बाद में आउटर में लिख सकते हो, ठीक है? और बोलो कुछ है? Surplus for last year. सरप्लस फॉर लास्ट ईयर इज अ लास्ट ईयर प्रॉफिट जो जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में। सरप्लस फॉर लास्ट ईयर कितना बोलो? 74,038. इनर में लिखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट होता ही है, तो इसको लिखेंगे इनर में। और कुछ बोलो? खत्म। कम टू द एडजस्टमेंट, ऑथोराइज कैपिटल यहाँ लिखना चाहिए, तो लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। बोलो कितना है? 2,000 shares of लिखेंगे ऐसे 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 ईच 1 lakh. 1 लाख, इसको लिखो 1 लाख और सिंगल अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन, बस खत्म। उसको टोटलिंग में नहीं लेते, तो ये जो नीचे का 3000 है आप डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन Depreciation on bond account. डेप्रिसिएशन माइनस होता है, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 15। प्लीज कैलकुलेट करो, 4113 के ऊपर 15% कितना आया? 617 माइनस करो प्लीज। 3496 यहाँ तक सही है। अब ये जो डेप्रिसिएशन कितने का है? 617 का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस फॉर अस, तो अगर ये एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाना चाहिए बोलो प्लीज? डेबिट में। लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट?
वाटर पंप, बट क्या लिखना चाहिए? 600. यस 617, बाय मिस्टेक गलती से वो 3496 मत लिखना, सही है ना? ओके, आफ्टर दैट कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स में सर एंट्रांस फीस एंड ये दोनों इंक्लूड है, तो जो माइनस करेंगे तो कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे है, लेस एंट्रांस फीस एंड लेस कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, कितना बोलो? एंट्रांस फीस कितना? 100 माइनस करना है, ब्रैकेट किया, एंड कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड 1440, ये भी माइनस करना है, बोलो माइनस करके अमाउंट बताओ। 3600 आउटर में, और जो यहाँ से माइनस किया उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या? एंट्रांस फीस ऐड होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना, तो ऐड व्हाट? एंट्रांस फीस, जो कितने का है? अभी मैं इसको इनर में, हाँ इनर में ही है 100, बराबर है, तो 100 ऐड करके कितना मिला? 38,570, एंड ऐड इन सिंकिंग फंड, तो कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड कितना अमाउंट है? 1440, करो ऐड 36,000। आई होप नो डाउट इजी था, खत्म, कुछ भी तो नहीं है। ओके मतलब इस चैप्टर में अगर आपको इफेक्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो आपको पोस्टिंग कैसे करना है वो क्लियर हो गया। इसका मैं एक किस्म बोर्ड पे दिखाऊं, एकदम सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है। एक्स में से तो डेबिट में लिखो, इनकम में तो क्रेडिट में लिखो, और बैलेंस शीट का जो हेडिंग बोला उसके अंदर लिखना है। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर में, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो व्हाट? आउटर में। ये क्लियर हो गया, बराबर है। चलो अभी टोटलिंग करना है। टोटलिंग इज वेरी सिंपल, फर्स्ट क्लोज द विच अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो करो टोटल, बताओ मुझे विच साइड इज हायर, चलो बोलो। पहले इनर में कुछ रहेगा तो आउटर में ले लो, बट आई होप इनर में कुछ भी नहीं है, जो था वो ले लिया हम लोगों ने। गर्ल्स कौन सा टोटल कर रहे हो? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। बॉयज डेबिट, चलेगा बताओ 44,731. कितना कितना? 44,731. 44,000। हाँ इस साइड का बोलो। हम्म 48,890। एक बार चेक करो टोटलिंग सब कुछ, क्या अलग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अलग नहीं आना चाहिए एक्चुअली। हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, क्वेश्चन में 317 है, मैंने 70 लिखा है, चेक करो। 17 है, मैंने 70 लिखा है ना, इसलिए गड़बड़ है। चलो बोलो, अभी टोटलिंग करो वापस से क्रेडिट वाला। अभी राइट है? हाँ, अब चेक करो विच साइड इज हायर, चेक करो डेबिट साइड इज हायर ना, तो हायर अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिखेंगे, दैट इज अ 48,890 एंड अगेन 48,890। अब 48,890 माइनस दिस अमाउंट करो, चलेगा? लिखो आप, बताओ बराबर है, कितना आता है? हाँ यहाँ ध्यान दो, आप क्या किया हम लोगों ने, मैं यहाँ लिख रही हूँ 48,890 इज अ हायर अमाउंट, इसमें से हम लोगों ने 44,678 माइनस किया, आंसर विल बी 4,000। पक्का? 212 इज अ बैलेंसिंग फिगर आया, यस और नो? एक बार डेबिट का टोटल भी चेक कर लो प्लीज, अमाउंट्स भी चेक कर लो, अमाउंट भी चेक कर लो, कहीं पे मिस्टेक हो सकता है अमाउंट में, वाटर चार्जेस में गड़बड़ है। अमाउंट कितना है देखो क्वेश्चन में, 13 है, मैंने 30 लिखा है, 13, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम से 13 की 30 बता देना। और कोई है क्या? चेक कर लो अमाउंट में चेंजेस में। अब डेबिट का टोटल करो वापस से, बाकी सब राइट है, डेबिट का टोटल करो प्लीज। ओके नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
total of debit is 48,873, total of credit is 44,678. So according to the rule, which side is higher? Debit side is higher. तो rule में हम लोग क्या करते हैं, जो डेबिट वाला हायर अमाउंट है वो दोनों साइड में लिखेंगे, that is 48,873 and 48,873. तो 48,873 minus 44,678 करो माइनस और 95, राइट है. ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट में. तो क्रेडिट में लिखेंगे 4,195 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? डेफिसिट. तो उसको डेफिसिट लिखना, बराबर ना. उन्होंने क्या किया ना, उसको माइनस में दिखाया, बट आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप प्रॉपर दिखाएंगे जैसे मैंने सिखाया. तो पहले क्या लिखेंगे? डेफिसिट. क्लियर हो गया? नेगेटिव है वो लिखा. अभी डेफिसिट है मतलब लॉसेस है, और ये लॉसेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो सरप्लस था उसमें से माइनस होगा, राइट है. तो यहाँ लिखेंगे लेस, कितना अमाउंट था? 4,195. प्लीज करो माइनस 69,800. सही लिखा है, चेक कर लो प्लीज. ओके, अब इनर का सब आउटर में, यहाँ पे तो 3,000 है, इनर का कैलकुलेशन आउटर में सब जगह पे ले लिया. चेक करो, कहीं पे भी बाहर नहीं रखा, ये अंदर है. चलो करो इसका टोटल भी. क्या आ रहा है टोटल इसका? 900 एंड, हाँ. अब कर लो सबका टोटल. गर्ल्स एसेट साइड, बॉयज लाइबिलिटी साइड का टोटल. 1 लाख क्यों आएगा? 1 लाख मत लो, 1 लाख नहीं लेते ना हम लोग, 1 लाख का अमाउंट नहीं लेंगे. हाँ नो प्रॉब्लम, फिर भी करके देखो कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड का टोटल. फिर 1 लाख बराबर है 513, और एसेट्स का सेम है 1,54,500 एंड व्हाट 30. डन. समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें बताओ. तो अभी आगे के सम्स में एक्सप्लेन करूंगी तो आप कर सकते हो. सॉल्व कैसे करना है समझना. एट अ टाइम एक पेज पे आप ड्रॉ करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, और सेकंड पेज पे आप ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट लिखते हो तो आपको कैसे लिखनी है आपने ऑब्जर्व किया रहेगा. पहले शेयर कैपिटल हेडिंग 4 to 5 लाइन गैप, वापस से ये हेडिंग रिजर्व सरप्लस 4 to 5 लाइन गैप. रिजर्व सरप्लस में सबसे ज्यादा जगह लगता है तो उसमें 6 to 7 लाइन छोड़ देना, बराबर है. तो बाकी सारे हेडिंग्स आप लिखेंगे जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में, मतलब जो हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसके सारे हेडिंग लिखेंगे 4 to 5 लाइन गैप छोड़ के, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें बस पुट करेंगे, टोटलिंग करेंगे. एडजस्टमेंट्स रहेगा तो इनर में लिखो, नहीं रहेगा तो सीधा आउटर में लिख दो. क्लियर हो गया? समझा? इजी है? गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.